हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं लुसेंट बुक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लुसेंट बुक का रिवीजन कर रहे थे और उसमें हमारी 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संगम काल से शुरू करते हैं और गुप्त काल भी हम इस क्लास में रिवीजन कर लेंगे। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। संगम काल, संगम का अर्थ क्या होता है? तो संगम का अर्थ होता है परिषद। संगम का अर्थ क्या होता है? परिषद होता है, यानी तमिल कवि या फिर लेखक का सम्मेलन। परिषद किसकी परिषद है? तो ये तमिल कवि और लेखक का सम्मेलन है और इसमें संगम साहित्य की रचना की गई। संगम साहित्य में किसका वर्णन मिलता है? तो संगम साहित्य में चेर, चोल और पांडव का वर्णन मिलता है। संगम का अर्थ क्या है? तो संगम का अर्थ परिषद हो जाएगा। और किसकी परिषद है ये? तो ये तमिल कवि या फिर लेखक का सम्मेलन है और इसमें संगम साहित्य का निर्माण किया गया या फिर संगम साहित्य को लिखा गया। संगम साहित्य में किसका वर्णन किया गया है? तो चेर, चोल और पांडव का वर्णन किया गया है। 3 संगमों का आयोजन पांडव राजाओं के संरक्षण में है। 3 संगमों का जो आयोजन है वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में है। और संगम साहित्य 9 खंडों में विभाजित है। संगम साहित्य है वो कितने खंडों में विभाजित है? तो 9 खंडों में विभाजित हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में आता है, ये कुछ खास याद करने वाला नहीं है, इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। और वैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। प्रथम संगम, ये 3 संगम हुए थे। प्रथम संगम है वो 4440 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि मदुरा में हुआ था, जो कि समुद्र में विलीन हो चुका है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य इसके अध्यक्ष थे। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं इसमें? तो एकटियम है, प्रिपदाल है, मधुनारे है, मुदुकुरुकु है तथा कलारी अवीरे। इसमें से कोई भी अब वर्तमान में इसमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। दूसरा जो इसमें अगर आप याद रखो ना तो इस प्रकार से याद रख लेना भी, प्रथम जो संगम है वो 4440 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मदुरा में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन है? तो अगस्त्य हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो संगम हुआ था वो 3700 वर्ष पूर्व हुआ था और कौन से स्थान पे हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम कहाँ पे है? तो ये अलेवाई में है और ये समुद्र में विलीन हो चुका है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य थे। नेक्स्ट पर बात करते हैं। तीसरा जो संगम हुआ था वो 1850 वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि मदुरा में हुआ था और मदुरा समुद्र में विलीन हो चुका है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नकीर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये इतना ही याद रख लेना इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अन्य तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो अगस्त्य ऋषि है। अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो अगस्त्य ऋषि को दिया जाता है। तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ के प्रणेता भी इन्हें ही माना जाता है। और तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ कौन सा है भी? तो ये अगस्त्यान की रचना की गई थी। तमिल भाषा के प्रथम ग्रंथ अगस्त्यान के प्रणेता भी अगस्त्य ऋषि को ही माना जाता है। तोल्कापियम की रचना किसने की? तोल्कापियर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना भी, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी तोल्कापियम की रचना किसने की? तो तोल्कापियर ने की थी। तीसरे संगम में रचित जो 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित है, यानी तीसरे संगम में रचित साहित्य है वो 8 संग्रह ग्रंथों में संकलित है और इसे एतुतगोई कहा जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, ठीक है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का जो उदय हुआ था वो सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था और जो उस समय सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। आगे हम बात करते हैं। ब्राह्मणों के पश्चात
ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था तथा उसका मुख्य पेशा कृषिकर्म था। कहने का मतलब है भी ब्राह्मणों के बाद में, ब्राह्मणों के पश्चात में बाद में जो प्रतिष्ठित वर्ग आता है वो वेलार वर्ग आता है। वेलार वर्ग है और इसका जो मुख्य पेशा था वो कृषिकर्म था भाई, ठीक है, कृषि कार्य किया करते थे ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या बोला जाता है, वेनिगर कहा जाता था संगम साहित्य में। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग हैं जैसे पुलेयन है। पुलेयन है ये दस्तकारों का एक ऐसा वर्ग है जो रस्सी और पशु श्रम की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। दूसरा है एनियर। एनियर है ये शिकारियों की एक जाति थी। और मलवर है ये लूटपाट करने वाली जाति थी। पुलेयन, एनियर और मलवर। आगे हम बात करते हैं संगम काल में मुख्य जो खाद्यान्न था वो चावल थी, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। नेक्स्ट पर बात करते हैं संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी और इन्हें कंडेशिवर कहा जाता था। संगम साहित्य में पता चलता है भी समाज के निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं वो ही खेती का कार्य किया करती थी और उसे कंडेशिवर कहा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 11 नंबर स्टेटमेंट है वो ये है, कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी के 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित रिकमेडू चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। कोरोमंडल तट पे है, पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में अरिकमेडू। अरिकमेडू है ये चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था भी। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा भी चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो अरिकमेडू था। और अरिकमेडू कहाँ पे है, तो ये पुडुचेरी में है और कोरोमंडल तट पर, ठीक है। और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में खुदाई हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे खुदाई हुई तो उसमें विशाल रोमन बस्ती का पता चला है, विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। नेक्स्ट पर बात करते हैं, तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था, कालांतर में उसका नाम है वो सुब्रमण्यम हो गया है। तमिल देश का प्राचीन जो देवता था वो मुरुगन था, लेकिन कालांतर में उसका नाम है वो चेंज हो गया, सुब्रमण्यम हो गया। आगे हम बात करते हैं गुप्त राजवंश की। गुप्त राजवंश में श्री गुप्त शासक आते हैं, उसके बाद में घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, उसके बाद में कुमार गुप्त आते हैं, फिर स्कंद गुप्त आते हैं और अंतिम शासक गुप्त वंश के विष्णुगुप्त हैं। नेक्स्ट देखो भी, गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे भी। गुप्त शासक है वो किसके सामंत थे, तो कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त शासकों को वैश्य वर्ण से संबंधित माना जाता है। संस्थापक कौन है भी गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का, तो वो श्री गुप्त हो जाएगा, जिसकी महाराजा की उपाधि है भी, ठीक है। श्री गुप्त के पास में महाराजा की उपाधि है और ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहा गया है। आदिराज का मतलब क्या होता है, पहला राजा। आदिराज का मतलब होता है पहला राजा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, आगे हम बात करते हैं प्रमुख शासक में नंबर 1 पे आता है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक और प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा की उपाधि धारण किसने की थी, तो श्री गुप्त ने, और महाराजा धीराज की उपाधि है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 319-20 ईस्वी में हुआ था। 319-20 ईस्वी में हुआ था। और यहीं से जब राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय ही गुप्त संवत प्रारंभ कर दिया था। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में उन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया। तो ये भी क्वेश्चन आता है भाई गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 319-20 में ईस्वी में ये प्रारंभ किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ।
ठीक है, चांदी के सिक्के शुरू हुए। नेक्स्ट पर बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त है वो 335 ईस्वी में शासक बनता है। उपाधि किसके इसके पास बहुत है, पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत और कविराज, ये उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की। पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, परम भागवत और कविराज। लगभग 20 शासकों को पराजित किया, इसीलिए विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। लगभग 20 शासकों को पराजित किया था, इसीलिए विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था, ठीक है। और हरिसेन ने रचना की थी प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति की। और ये दिल्ली पुलिस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है 22 वाली शिफ्ट में और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। 22 नवंबर वाली जो शिफ्ट थी ना, उसमें पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इससे अनुमान लगाया जाता है भी समुद्रगुप्त था वो एक क्या था, संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट पर बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की गई और किसने की, हरिसेन ने की थी। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लिपि कैसी है, ब्राह्मणी है और चंपू शैली में है। चंपू शैली का मतलब हो गया ये गद्य और पद दोनों में है, गद्य और पद दोनों में लिखी गई है, ठीक है। चंपू शैली में है, लिपि ब्राह्मणी और भाषा संस्कृत हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट पर बात करते हैं समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, इसमें हमें उनकी पत्नी दत्त देवी के बारे में चर्चा की गई है। समुद्रगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी के बारे में चर्चा की गई है। और एरन है ये समुद्रगुप्त का भोगनगर था भी, एरन है वो समुद्रगुप्त का भोगनगर बताया गया है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। 380 ईस्वी में शासक बना, 380 ईस्वी में शासक बना और गुप्त काल का स्वर्ण काल आता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल आता है। उपाधियां विक्रमादित्य यानी शकों को पराजित करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। और उज्जैनी पूर्वाधीश्वर, चंद्र, परम भागवत और सकादी आदि उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय की है। राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र और उज्जैन को, ठीक है। उज्जैन में है वो उनके 9 रत्न रहते थे, 9 रत्न है वो उनके उज्जैन में रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में वैवाहिक संबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैवाहिक संबंध है वो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह हुआ वो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से हुआ। और कुबेर नाग से पुत्री की प्राप्ति होती है प्रभावती गुप्ता, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था अगर आपको याद हो, ठीक है। वाकाटक में हमने इसको पढ़ा था। और प्रभावती गुप्ता का जो विवाह करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करता है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। चीनी यात्री फाहियान आया था भारत 399 से 1414 के बीच में, 399 से लेकर के 1414। ये चीनी यात्री फाहियान है, ये किसके शासन काल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। दरबार में 9 विद्वान थे जिसे नवरत्न कहा गया। कहाँ पे रहते थे, उज्जैन में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम है साब और संधि विग्रहिक सचिव का नाम क्या है, वीरसेन हो जाएगा। और शक के विजय के बाद में मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया गया। शकों से विजय प्राप्त की थी, शक के विजय के बाद में, यानी शकों को हराया था और हराने के बाद में मालवा में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अब यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि का नाम साब है और संधि विग्रहिक सचिव, किससे संधि करनी है किससे संधि नहीं करनी है, वो है संधि विग्रहिक सचिव, ठीक है, सचिव था, उसका नाम था वीरसेन। आगे हम बात करते हैं फाहियान की। फाहियान है ये भारत में
399 से 1414 के बीच में रहता है, इसका शासनकाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री आया था। पुस्तक लिखी थी फो म्यो की। स्थल मार्ग से आया था लेकिन गया था वो जल मार्ग से वापस गया था। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का, मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा गया है, यानी फाहियान ने अपनी पुस्तक फो म्यो की में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा। और चंडालों का जो प्रथम वर्णन मिलता है वो फाहियान की पुस्तक फो म्यो की से मिलता है। पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम बताया कौड़ी। पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम है वो क्या बताया, तो वो कौड़ी बताया, जो कि मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। कौड़ी को मुद्रा के रूप में इसका उपयोग होता था भी। ठीक है, ये हमें फाहियान की फो म्यो की पुस्तक से मिलता है। आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि उज्जैन में रहते थे भी। कालिदास है, इनका सर्व प्रमुख नवरत्न है। और धन्वंतरी है, ये इसके चिकित्सक हो जाएंगे। और वराह मिहिर है, ये इसके खगोल शास्त्री और ज्योतिष हो जाएंगे। ये तीन तो आपको याद रखने हैं अभी, कालिदास, धन्वंतरी और वराह मिहिर। कालिदास प्रमुख नवरत्न हो जाएंगे, धन्वंतरी है वो इसके चिकित्सक हो जाएंगे, और वराह मिहिर है ये इसके खगोल शास्त्री और ज्योतिष हो जाएंगे। अमर सिंह हैं, ये कोशकार यानी डिक्शनरी निर्माणकर्ता हो जाएंगे। और शपणक है, ये फलित ज्योतिष हो जाएंगे। फलित ज्योतिषी हैं वो शपणक हैं। शंकु है, ये वास्तुकार थे। और वेताल भट्ट हैं, ये जादूगर थे। और घटपरक हैं, ये कूटनीतिज्ञ थे। और वरुचि हैं, ये व्याकरणाचार्य थे। नेक्स्ट पर बात करते हैं, विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। और उस देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना है। विशाखदत्त ने रचना की देवी चंद्रगुप्तम, और देवी चंद्रगुप्तम में बताया गया भी समुद्रगुप्त के बाद में जो शासक बनता है वो रामगुप्त बनता है। ठीक है, ये बताया गया है। और विशाखदत्त ने रचना किसकी की थी, तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी, ये आपको याद रखना है। इट्स ओके। और मुद्रा राक्षस की रचना भी किसने की थी, तो विशाखदत्त ने की थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त हैं, इनकी उपाधि है महेंद्रादित्य की और शकादित्य। महेंद्रादित्य और शकादित्य। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार प्रश्न है वो पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने की, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो कि 415 से 455 के बीच में इसका शासनकाल रहता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की उपाधि थी कर्मादित्य और सक्रोपम की। कर्मादित्य और सक्रोपम की इसके पास उपाधियां हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं सुदर्शन झील का पुनर्द्वार। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण बोल दो या फिर पुनर्द्वार करवाया था वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। अब बात करते हैं इसका निर्माण, मैंने पीछे भी आपको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल है पुष्यगुप्त। नाम क्या है, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। अब अशोक ने भी इसका पुनर्निर्माण करवा दिया। ठीक है, अशोक ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया, और रुद्रदामन ने भी इसका पुनर्निर्माण करवा दिया, और स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवा दिया। ठीक है, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। और हुण आक्रमण, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भी सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हुण आक्रमण हुए थे, तो सबसे ज्यादा जो हुण आक्रमण हुए थे वो स्कंदगुप्त के काल में हुए थे। और मिलावट वाले सिक्के हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मिलावट वाले सिक्के हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम आता है तो उस समय है वो चांदी के सिक्के शुरू होते हैं। अब यहाँ पे मिलावट वाले सिक्के शुरू हो जाते हैं, तो इससे यहाँ से अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त वंश का पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से प्रारंभ है वो गुप्त वंश का, जो गुप्त वंश का पतन का प्रारंभ है वो यहाँ से होता है। ठीक है,
अब आगे हम बात करते हैं भानुगुप्त की। तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में से ज्ञात होता है कि भानुगुप्त का सेनापति था गोपराज, हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, और एरन अभिलेख में सती प्रथा और उनकी जो पत्नी है वो सती हुई थी, और एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य मिलता है। इंपॉर्टेंट है भी, एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। और अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था की। तो गुप्तकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो 5 पार्टों में डिवाइड थी। देश का मुख्य क्या कहलाता था? गोपना या फिर गोपत्री कहलाता था। उसके बाद में देश है वो भुक्ति में बंटा था। भुक्ति यानी प्रांत होते हैं, प्रांत यानी राज्य। ठीक है, और भुक्ति का जो प्रमुख है या फिर मुखिया है वो क्या कहलाता है? उपरिक कहलाता है, उपरिक। और भुक्ति है ये किस में बंटा हुआ था? विषय में। विषय है इसका मुखिया विषयपति हो जाएगा, और विषय है ये पेट में बंटा हुआ था, इसका जो मुखिया है वो पेटपति हो जाएगा। और पेट है ये ग्राम में बंटा हुआ था, और इसका जो मुखिया है वो ग्रामपति या फिर ग्रामिक हो जाएगा। चीजें यहाँ तक क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट अपने पास में आता है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन शासक का प्रमुख राजा। शासक का प्रमुख कौन होता था? तो वो राजा हुआ करता था, जो कि रास्तों का देवीयकरण। देवीयकरण का मतलब क्या होता है? भी यहाँ जो शासक हैं वो अपने आप को मानते थे भी भगवान ने मुझे जनता के लिए भेजा है, वो होता है देवीयकरण। ठीक है, रास्तों यानी जो राजा हैं वो अपने आप को ये मानते थे भी भगवान ने मुझे जनता के लिए भेजा है। ठीक है, तो यहाँ पे गुप्तकालीन प्रमुख मंत्री कौन कौन थे वो हम पढ़ लेते हैं। गुप्तकालीन जो मंत्री थे, जैसे कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है वो कुमारामात्य था, और युद्ध और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है वो महादंडनायक कहलाता था। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है वो दंडपासी कहलाता था। शांति एवं वैदेशिक नीति का सर्वोच्च अधिकारी है वो महासंधि विग्रहिक कहलाता था। और सेना का सर्वोच्च अधिकारी है वो महाबलाधिकृत कहलाता था। और दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है वो अग्रहारिक कहलाता था। ये गुप्तकालीन प्रमुख मंत्री थे। अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, भी सेना गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत यानी बहुत सारा बल यानी रक्षा करने का जो अनुभव हो वो होता है महाबलाधिकृत। ठीक है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है वो कुमारामात्य का कहलाता था। युद्ध और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी महादंडनायक कहलाता था। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है वो दंडपासी कहलाता था। शांति एवं वैदेशिक नीति का सर्वोच्च अधिकारी महासंधि विग्रहिक कहलाता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी है वो महाबलाधिकृत कहलाता था। दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, तो दान करने वाले को तो आगे ही रहना पड़ेगा, तो वो क्या है? अगर का मतलब होता है आगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी अग्रहारिक, यानी दान करने वाले को तो आगे ही रहना पड़ता है, तो अग्रहारिक हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई भी। नेक्स्ट पर बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन की। तो प्रांतीय प्रशासन को नाम क्या दिया गया है? तो प्रांतीय प्रशासन को नाम दिया गया है भुक्ति, या फिर इसे अवनी कहा जाता है। और इनके प्रमुख को क्या कहा जाता था भी? तो जो भुक्ति है प्रांतों को यानी राज्यों को नाम दिया गया भुक्ति या फिर अवनी, और इनके प्रमुख को उपरिक, जो कि राजकुल से संबंधित होते थे भी। उपरिक है ये किससे संबंधित हुआ करते थे? तो राजा से ही संबंधित हुआ करते थे, राजकुल से ही संबंधित होते थे। नेक्स्ट पर बात करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में कायसत नाम का एक नया वर्ग का उदय हुआ था। गुप्त काल में कायसत नाम का एक नए वर्ग का उदय हुआ, और जिसका मुख्य कार्य है लेखा जोखा रखना। नेक्स्ट पर बात करते हैं कायसत शब्द का प्रथम उल्लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो याज्ञवल्क्यम स्मृति में मिलता है। याज्ञवल्क्यम स्मृति में मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से आ सकता है, कायसत नामक नए वर्ग का उदय हुआ था तो वो गुप्त काल में हुआ था, जिनका मुख्य कार्य है लेखा जोखा, और इसका प्रथम उल्लेख है वो याज्ञवल्क्यम स्मृति में मिलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, गुप्तकालीन समाज के बारे में हम बात करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था और जो किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी।
फाहियान ने चांडाल का उल्लेख किया है और ब्राह्मणों को ग्राम दान, मैंने आपको पहले भी बताया था भी जब हम सातवाहन वंश पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था भी सातवाहन वंश में क्या था, तो भूमि दान का प्रचलन था भी, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। अब यहाँ पे प्रचलन क्या आ गया, गुप्त काल में ब्राह्मणों को ग्राम दान यानी गांव है वो दान में दिए जाते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ और नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों की सूची बताई गई है। जो स्त्रियों की कंडीशन है वो कैसी थी, तो प्राण सुनने का अधिकार था उनको, लेकिन पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा व विवाह, बाल विवाह आदि प्रचलन में थे। नेक्स्ट पर बात करते हैं उसकी दयनीय कंडीशन थी, यानी स्त्री को पुरुष है वो निजी संपत्ति मानते थे, स्त्री को पुरुष है वो निजी संपत्ति मानते थे और देवदासी प्रथा का प्रचलन था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो भी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की। तो गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था है, भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना था भी 1/4 भाग से लेकर के 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। गुप्त काल में बलात् श्रम जो कि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। ठीक है, इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी और इस भूमि को 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहली, कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहते हैं, क्षेत्र बोलते थे। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था और पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहते थे। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील कहा जाता था और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अपरहत बोलते थे, अपरहत बोला जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। भी गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान से सुनना भी, गुप्त जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, स्वर्ण मुद्रा है वो सबसे पहले शुरू किसने की थी, तो स्वर्ण मुद्रा या फिर स्वर्ण मुद्रा के सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक ने चलाए थे। भी इंडो ग्रीक शासक ने सबसे पहले चलाए थे। शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, तो वो कुषाणों ने। शुद्ध स्वर्ण सिक्के हैं वो कुषाणों ने चलाए थे। और सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा, गुप्त काल में सबसे पहले चलाए थे वो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के हैं वो किसने चलाए थे, कुषाणों ने चलाए थे। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के हैं वो किसने जारी किए थे, तो गुप्त काल में जारी हुए थे। ये 3 चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए या फिर सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या नाम दिया गया है, तो दिनार कहा जाता है। आगे चलते हैं, गुप्तकालीन धर्म के बारे में हम पढ़ लेते हैं। राजकीय धर्म कौन सा था, तो वैष्णव हो जाएगा। और राजकीय चिन्ह कौन सा था, तो गरुड़ हो जाएगा। और भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार माना जाता है वो वराह माना जाता है। भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार है वो वराह माना जाता है। और त्रिमूर्ति पूजा हुआ करती थी, त्रिमूर्ति पूजा हुआ करती थी, कह सकते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनकी पूजा होती थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट अपने पास में आता है गुप्तकालीन साहित्य स्वर्ण युग। अब यहाँ पे शूद्रक ने लिखा था मर्त्सकटिकम या फिर माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी और शूद्रक ने मर्त्सकटिकम की रचना की थी। ये थोड़ा सा आप नाटकों को याद रखना भी, ठीक है।
अब डायरेक्ट ये पूछ लेगा भी मत्स्यकटिकम की रचना किसने की थी, तो शूद्रक ने की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की, तो कालिदास ने की थी। विश्व के 100 उत्कृष्टम साहित्य कृतियों में से एक है। इनमें राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम की कथा चित्रित है, जिनका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा हुआ। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे। अभिज्ञान शाकुंतलम है वो प्रथम भारतीय रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना जिनका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है वो भगवत गीता हो जाएगी। भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है कि ये नाटक सुकांत है, दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता इसमें। निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो क्या है, संस्कृत भाषा बोलते थे। बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धि मग लिखा था। विशुद्धि मग लिखा था। जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध है। जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध माना गया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। ऐसंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। भी ऐसंग है ये महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। और वसुबंधु ने अभिधर्मकोश लिखा। वसुबंधु ने अभिधर्मकोश लिखा। इसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसमें 5 भागों में, इसे 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह, और चौथा है लब्ध प्रणाश, और 5वां है अपरीक्षा कारितव। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में यहां पे ये थोड़ा सा आप जस के पढ़ लेना, ठीक है। यहां पे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना है वो कालिदास ने की थी, और इसमें दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। मालविकाग्नि मित्रम की रचना है वो भी कालिदास ने की थी। ये अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा पर आधारित है। और तीसरा है विक्रमोर्वश्यम, इसकी रचना भी कालिदास ने की थी, और ये सम्राट पुरुरवा व उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर आधारित है। चौथा है मुद्रा राक्षस की रचना है वो विशाखदत्त ने की थी, और इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के शासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया गया है। मत्स्यकटिकम की रचना है वो शूद्रक ने की थी, और इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के आंतरिक राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर और दूर्तदास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम की रचना है वो विशाखदत्त ने की थी। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शक राजा का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन मिलता है। चारुदत्तम की रचना है वो भास ने की थी, और इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। और शौपन वासवदत्तम की रचना है ये भी भास ने की थी, और इसमें महाराज उदयन व वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। अब यहाँ से ये तो पता नहीं पूछे या ना पूछे, लेकिन ये 100% है, ये 100% पूछेगा भी अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की, मत्स्यकटिकम की रचना किसने की, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की, शौपन वासवदत्तम की रचना किसने की। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, गुप्तकालीन वास्तुकला के बारे में पढ़ते हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही शेष है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं निर्मित थी, उसमें वर्तमान में जो शेष है वो 6 ही है। इसमें से जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है, ठीक है, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ। और इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्णन मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, और गुफा संख्या 17 है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म,
जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र है वो उद्धृत किए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अजंता की गुफा। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो कि बाघ की गुफा है। कहाँ पे अभी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भी बाघ की गुफा कहाँ पे है? तो बाघ की गुफा है ये जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म है वो गुप्त काल में ही माना जाता है। मंदिर बनाने की जो कला है वो गुप्त काल में ही मानी जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है मंदिर और कहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें जो पहला मंदिर है वो है एरण का विष्णु मंदिर, जो कि कहाँ पे है? तो ये एरण सागर जिला और मध्य प्रदेश में है। और भुमरा का शिव मंदिर है, ये भुमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सांची का मंदिर कहाँ पे है? तो ये सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। और पिपरिया का विष्णु मंदिर है, ये पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, ये तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और नंबर 6 पे आता है तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कि तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर कहाँ पे है? तो ये कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। और नागोद का शिव मंदिर है, ये नागोद सतना जिला मध्य प्रदेश में है। और खोह का शिव मंदिर है, ये खोह सतना जिला मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मंडी का मंदिर। मंडी का मंदिर है, ये मंडी जबलपुर जिला और मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है गुप्तकालीन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी। आर्यभट्ट का जन्म है वो 499 में पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टियम। इनके अन्य ग्रंथ की अगर मैं बात करता हूं तो ये आते हैं 10 गीतिक सूत्र और आर्य शतक। नेक्स्ट देखो भी, आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया और उसकी परिधि का अनुमान लगाया। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी विवेचना की। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी विवेचना की है। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सर्वथा नई देन माना जाता है। नेक्स्ट देखो भी, आगे जो आता है वो आता है वराह मिहिर। वराह मिहिर का जन्म है वो 550 में हुआ था। आर्यभट्ट के बाद दूसरा जो प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिषी कौन है? तो वराह मिहिर हो जाएंगे। और इनके 6 ग्रंथ उल्लेखनीय हैं, पंथ सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया और वृहत संहिता, वृहत जातक और लघु जातक। नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है वो 598 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। और ब्रह्मगुप्त के बाद में खंडखाद्य और ध्यान ग्रह की रचना की। ब्रह्मगुप्त के बाद में खंडखाद्य और ध्यान ग्रह की भी रचना की थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आते हैं चिकित्सा कौन है? धन्वंतरी है। चिकित्सक कौन है? धन्वंतरी है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी, इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा का सदस्य माना गया। गुप्त काल का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री व धातु विज्ञानवेत्ता कौन है? तो नागार्जुन थे भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आता है अपने पास में पुष्यभूति वंश या फिर इसे बोलते हैं वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति वंश, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा अलग अलग वंश दिए गए हैं, जैसे कि मैत्रक राजवंश है, ये वल्लभी में था और इनके प्रमुख जो शासक है वो भट्टारक है, धर्मसेन चतुर्थ है। भट्टारक और धर्मसेन चतुर्थ हो जाएंगे। इनकी उपलब्धि क्या थी? तो गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों का सबसे लंबे समय तक शासन किया था, वो मैत्रक वंश था। नेक्स्ट पर बात करते हैं मौखरी राजवंश। मौखरी राजवंश कहाँ पे था? ये कनौज यूपी में था भी ये, ठीक है, कनौज यूपी में था। और इनके प्रमुख शासक हरिवर्मा
ईशान वर्मा और श्रव वर्मा हो जाएंगे। और इन्होंने हुणों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश जो राजवंश है, ये थानेश्वर में इनका स्थान है। थानेश्वर में ये इनका उद्भव हुआ था। ठीक है, स्थापना हुई थी थानेश्वर में। और प्रमुख शासक पुष्यभूति है, प्रभाकर वर्धन है, राज्यवर्धन है और हर्षवर्धन हो जाएगा। और उपलब्धि है, गुप्तों के उपरांत उत्तर भारत में सबसे विशाल राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट आते हैं प्रवर्ती गुप्त। प्रवर्ती गुप्त है, ये स्थान कौन सा है, तो मगध हो जाएगा। प्रवर्ती गुप्त कहाँ थे भी, मगध में थे। और प्रमुख शासक है महासेन गुप्त हो जाएगा। और उपलब्धि क्या है, तो मौखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही थी इनकी, मौखरियों से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही थी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट राजवंश है वो है चढ़ या फिर गौड़, चंद्र या फिर गौड़, जिसका स्थान है बंगाल में था ये। और इनके प्रमुख जो शासक है वो संसाक हैं। और थानेश्वर और कनौज शासकों से इनकी शत्रुता रही थी। अब हम बात करते हैं संसाक की। संसाक है, ये शैव धर्म का अनुयायी था भी। ठीक है, ये शैव धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म का अनुयायी था। और संसाक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक, बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन था, तो वो संसाक था भी। ठीक है, और ये शैव धर्म को मानता था। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की जो रचना की है वो पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। उसके बाद में पुष्यभूति जो प्रमुख राजा हैं, प्रमुख राजा पुष्यभूति, फिर आते हैं प्रभाकर वर्धन, फिर आते हैं राज्यवर्धन और फिर आते हैं हर्षवर्धन। तो इसके संस्थापक फाउंडर हैं वो पुष्यभूति हो जाएंगे। राजधानी बनाया था थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा को, थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा। और प्रमुख शासक पुष्यभूति के बाद में आते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन प्रथम स्वतंत्र शासक था जिन्होंने परम भटारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और विवाह हुआ प्रभाकर वर्धन का वो यशोमती से हुआ था। और यशोमती से 3 संतानें उत्पन्न हुई, राज्यवर्धन, हंसवर्धन और राजश्री। राजश्री है ये पुत्री थी और पुत्री का विवाह है ये राजा ग्रहवर्मा जो कि मौखरी वंश का, मौखरी राजवंश का शासक था, राजा ग्रहवर्मा से शादी करता है। ठीक है, राजश्री की जो शादी है वो राजवंश मौखरी राजवंश के राजा ग्रहवर्मा से होती है। नेक्स्ट पर आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा, आगे अपने पास में आता है मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। मालवा का शासक था जिसने मालवा का शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। अब ये राज्यवर्धन कौन है, तो ये हर्षवर्धन का भाई है। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, तो ये राजश्री का भाई है कौन, राज्यवर्धन। ठीक है, इसने देवगुप्त को मार डाला भी। और देवगुप्त ने किसकी हत्या की थी, ग्रहवर्मा की हत्या की थी। अब परंतु देवगुप्त का मित्र आता है गौड़ नरेश संसाक ने धोखा देकर के राज्यवर्धन की हत्या कर दी। संसाक ये शैव धर्म का है जो बोधि वृक्ष कटवाएगा आगे। ठीक है, और संसाक शैव धर्म का अनुयायी था, इन्हें बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष कहाँ पे है, बोध गया में है, बोध गया बिहार में इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया था भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट पर बात करते हैं हंसवर्धन की। तो हंसवर्धन है वो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है और उपाधि है इसके पास में शिलादित्य और परम भटारक की उपाधि है। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजधानी की। तो राजधानी किसको बनाया था, तो कनौज को इसने राजधानी बनाया था। लेकिन प्रभाकर वर्धन ने या फिर ये बोलो भी पुष्यभूति ने थानेश्वर या फिर थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा को राजधानी बनाया था। लेकिन हंसवर्धन ने कनौज को राजधानी बनाया और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र के सहयोग से अपनी बहन राजश्री को खोजा। चीनी यात्री हवेनसांग है से हवेनसांग और है से हर्षवर्धन, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो चीनी यात्री हवेनसांग भारत आया था, वो हंसवर्धन के काल में आया था
और उन्होंने पुस्तक लिखी थी सी यू की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, और इसकी जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो रवि कृति के ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर हर्ष का अधिकार हो गया था भी, ओनली फॉर कश्मीर को छोड़ना है आपको, बाकी पूरे उत्तर भारत पर किसका अधिकार था, हर्षवर्धन का अधिकार था। और ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था भी, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट अपने पास में आता है हर्षकालीन तथ्य के बारे में, फैक्ट ऑफ हर्ष पीरियड। तो यहाँ पे दरबारी कवि कौन था भी हर्ष का, तो बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने रचना की हर्षचरित्र और कादंबरी की। ठीक है, देन उसके बाद मयूर है, ये इसने रचना की थी मयूर शतक और सूर्य शतक की, मयूर शतक या फिर सूर्य शतक की रचना मयूर ने की थी। और हर्षवर्धन ने खुद ने नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका की रचना की थी, जो कि किस में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में रचना की गई है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष प्रारंभ में शैव परंतु बाद में बौद्ध की महायान शाखा से रिलेटिव हो गया था। हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म को मानता था, परंतु बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लग गया। और बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो ये महायान शाखा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान। चौथी जो बौद्ध संगीति होती है प्रथम शताब्दी में, ठीक है, प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में होती है। और किसके शासन काल में होती है, वो कनिष्क के शासन काल में होती है। देन उसके बाद में बौद्ध धर्म का है वो विभाजन हो जाता है हीनयान और महायान में। तो ये जो हर्षवर्धन है ये महायान शाखा का शासक, महायान शाखा से संबंधित था भी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। हर्ष के समय में नालंदा, महाविहार, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे भी। नालंदा, महाविहार, महायान ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह है आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और ह्वेनसांग स्वयं है वो छठे समारोह में सम्मिलित होता है। आगे चलते हैं, हर्षकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के जो समकालीन बोल दो या फिर जो भी अधीनस्थ शासक थे, जो उनके अधीन जो शासक थे, वो महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के जो मंत्री है उसको सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। अमात्य का मतलब मंत्री होता है भी, अमात्य का मतलब भी मंत्री होता है, तो सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, और प्रांतों को क्या नाम दिया गया है, भुक्ति। प्रांत का मतलब होता है राज्य, ठीक है, प्रांत का मतलब उस समय राज्य था, और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। और प्रत्येक भुक्ति का शासक है वो राजस्थानीय या फिर ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था भी। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ, और जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। और विषय है वो विषय के अंतर्गत कई पाठक का मतलब होता है तहसील, तो विषय के अंतर्गत कई पाठक या फिर कई तहसील होते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अपने पास में आगे आता है ग्राम है वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी भी, सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान है वो ग्राम सपटलिक या ग्राम सपटलिक कुंतल कहा जाता था भी, ठीक है, कुंतल कहा जाता था। नेक्स्ट पर बात करते हैं, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया, और दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कह सकते हैं जल पंप का उल्लेख मिलता है। और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा है वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द आया है भी। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करते हैं, हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष के मंत्री परिषद प्रधान सचिव है वो कौन था, भंडी था। प्रधान सेनापति है वो सियनाथ था। अश्व सेना का प्रधान है वो कुंतल हो जाएगा, और गज सेना का जो प्रमुख है वो स्कंदगुप्त हो जाएगा।
ठीक है। हर्ष के समय में शासन प्रशासन का स्वरूप है वो राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी देवीय संपत्ति में विश्वास करता था। राजा है वो अपनी देवीय संपत्ति में विश्वास करता था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र यानी सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। हर्ष ने अपने जो पदाधिकारी है उसको शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संगाराम में स्थापित किया था। ये किसके अनुसार है? तो ये ह्वेनसांग के अनुसार है। ह्वेनसांग कहते हैं भी हर्ष है वो कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संगाराम में स्थापित किया था। नेक्स्ट देखो भी अगला जो राजवंश आता है वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश आते हैं जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में भारत का प्राचीन इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास हम शुरू करने वाले हैं। तो आज हमने जितना पढ़ा आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके भी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।